विश्व शांति दर्शन चैनल पर एंडाउमेंट सीरीज में आज हम सुनने जा रहे हैं प्रख्यात चिंतक एवं राजकीय अभ्यासक आरिफ मोहम्मद खान जी को। आरिफ जी पहली बार संसद भवन में सांसद बनकर पहुंचे तब उनकी आयु थी सिर्फ 26 साल। फिर उन्होंने अपने करियर में अलग अलग जिम्मेदारियां पूरी लगन और निष्ठा के साथ निभाई। आरिफ जी ने इस्लाम के पुनर्गठन के लिए किया हुआ काम आज भी नवाजा जाता है, धर्म चाहे कोई भी हो। उन्होंने हमेशा अपनी किताबें और अपने लेक्चर्स में इंसानियत को बढ़ावा दिया है। वे अपनी पत्नी के साथ विकलांग लोगों के लिए समर्पण नामक एक संस्था भी चलाते हैं। आज आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल का कारोबार सफलतापूर्वक संभाल रहे हैं। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो तैयारी है, बल्कि मुझे एक याद आता है, एक बहुत इस्लामी परंपरा में बहुत ही प्रबुद्ध नाम है एक व्यक्तित्व का, हजरत अली, जो चौथे खलीफा भी थे। उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा है। उन्होंने कहा है, अन्नासो आदाओ मा जहिलू, लोग उस चीज के दुश्मन बन जाते हैं जिसके बारे में उनको ज्ञान नहीं होता। पीपुल बिकम एनिमी ऑफ दैट अबाउट विच दे नो नॉट। मैं आपको अपनी एक गट फीलिंग बताता हूं आपको। पिछड़ी जातियां, ठीक वर्ड है मराठी के लिहाज से, हैं? पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए कमीशन बना। पहले बना काका कालेलकर कमीशन, शायद महाराष्ट्र के थे काका कालेलकर जी, महाराष्ट्र के थे। फिर बना मंडल कमीशन। आप उसकी प्रोसीडिंग्स उठा के पढ़िए। एक कोई भी मुस्लिम उस दोनों कमीशन के सामने अपीयर नहीं हुआ। देवर इन द डिनायल मोड। मुसलमानों में तो जाति है ही नहीं, तो हमारे यहां पिछड़ी जाति कहां से आ गई? हमारे यहां जाति है ही नहीं। अब आप उस चीज को डिनाई कर रहे हैं जो बिल्कुल सच, मतलब जो एक सच्चाई है उसको आप डिनाई कर रहे हैं। जाति तो है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे यहां जाति ना होगी ये कैसे संभव है? जाति तो है, मगर एक आदमी नहीं गया। और जो पिछड़ी जातियों के लीडर थे, आई एम सॉरी, मैं आमतौर से मुस्लिम हिंदू शब्द यूज नहीं करता हूं, लेकिन यहां पर मजबूरी यूज करना। जो हिंदू नेता थे पिछड़ी जातियों के, उन्होंने कमीशन के सामने लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा, साहब ये कहें या ना कहें, ये मुसलमान भी हम में से ही हैं और ये पिछड़े हुए हैं, ये हमारी बिरादरियों के हैं जो मुसलमान हो गए। और जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो पता चला कि टोटल मुसलमानों के 53% आबादी बगैर किसी मुसलमान की मांग किए हुए, एक मुसलमान अपीयर नहीं हुआ मंडल कमीशन के सामने, उल्टे डिनाई किया। लेकिन 53% मुसलमानों को मंडल कमीशन में पिछड़ी जातियों के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया और 53% को हिंदू पिछड़ी जातियों के साथ। और ये लड़ाई किससे लड़ी? हिंदू नेताओं ने। एक मुसलमान ने, कोई मुसलमान आगे नहीं आया। आज की अब तो उनकी डेथ हो गई। इब्राहिम कुरैशी मध्य प्रदेश के थे और बैकवर्ड के लिए बड़ा काम करते थे। मैंने एक दिन 3 साल पहले मैं एक आर्टिकल लिख रहा था, तो मैंने उन्हें फोन किया। मैंने कहा, कुरैशी साहब, ये 53% मुसलमान थे जो पिछड़ी जातियों में आइडेंटिफाई किए गए थे, अब कितने हैं? चूंकि मुझे ये मालूम था कि बाद में भी बहुत सारी मुस्लिम जातियों को नोटिफिकेशन के जरिए शामिल किया गया मंडल कमीशन में। उन्होंने कहा, आरिफ साहब, मैं तो मानता हूं 80% से ज्यादा, 80%, 80 सही शब्द है, 80 से ज्यादा अब मंडल कमीशन में। लेकिन सेफली आप 75 कह सकते हैं, जिसको कोई भी डिस्प्यूट नहीं कर पाएगा। तो मैंने अपने आर्टिकल में फिर वही लिखा, 75। आज की तारीख में 75% मुसलमान पिछड़ी जातियों में
उस लिस्ट में शामिल हैं जिनको आरक्षण मिला हुआ है। लड़ाई किसने लड़ी? हिंदू नेताओं ने। उन्होंने नहीं, वो डिनाई कर रहे थे। इसी तरह मैं आपको दावे से कहता हूं, बिल्कुल दावे से कह रहा हूं, मुसलमानों में अगर 20% को भी यह पता चल जाए कि हिंदू कोड बिल में हिंदू जॉइंट फैमिली के लिए क्या क्या छूटे हैं, तो वो खुद आगे बढ़ के कहेंगे कि हमें भी इसी में शामिल करो। जिसको वो तो बड़ी बड़े कंसेशंस हैं, दे आर मेजर कंसेशंस। इनकम टैक्स में कंसेशंस हैं, दूसरी चीजों में। लेकिन जब आपको किसी चीज का पता ही नहीं होता तो क्या होता है? जिस चीज को आप जानते नहीं उसकी दुश्मनी। फिर तो मुसलमानों को मुर्दे को कब्रिस्तान में नहीं दफना दिया जाएगा, फिर तो उसको कहा जाएगा कि अपने मुर्दे को क्रीमेट करो। फिर तो मुसलमान निकाह नहीं पढ़ पाएगा, उसको कहा जाएगा फेरे फेरो। तो मैंने क्या भैया, हिंदू कोड बिल हिंदुओं पे भी लागू है, सिखों पे भी लागू है, बुद्धिस्ट पे भी लागू है, जैनों पे भी लागू है। सब फेरे एक जैसे फेरने लगे क्या? नहीं। फेरे तो बहुत दूर की चीज है। महाराष्ट्र के कोकण से लेके और मालाबार तक ब्राह्मणों में जिस रिश्ते में शादी की इजाजत है, अगर मैं उत्तर प्रदेश में, मानिए कानपुर में कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का बोलबाला है, मैं वहां का एमपी रहा हूं, और कान्यकुब्ज ब्राह्मण जो हैं वो ब्राह्मणों में अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे आपके यहां चित पावन ब्राह्मण, हाँ, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, पुरोहिती का काम नहीं करते बिल्कुल भी, जमींदार लोग थे। और चूंकि मैं उनका एमपी रहा हूं और वो सबसे बड़ा सेंटर है कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का, तो मैंने एक दिन कहा, अगर मैं आपको यह बता दूं कि ब्राह्मणों में किस रिश्ते में शादी की इजाजत है, तो आप कहोगे कि यह तो नरक में जाने का सीधा रास्ता है। उत्तर प्रदेश में कोई सोच ही नहीं सकता कि मामा के साथ भांजी की शादी हो सकती है, कल्पना ही नहीं कर सकता इसकी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अगर यूनिफॉर्मिटी होती तो कम से कम इन चारों में तो यूनिफॉर्मिटी हो जाती। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सिर्फ एक मतलब है, शादी तुम्हारे, चाहे तुम निकाह पढ़ो और चाहे तुम फेरे फेरो और चाहे तुम जिस रिश्ते में शादी करना हो वो करो। शादी के नतीजे में जो the rights and obligations which will arise as a result of the marriage contract shall be equal. Equality of rights and obligations, that is the यूनिफॉर्मिटी लाना, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्मिटी नहीं ला सकता, लेकिन जेंडर जस्टिस ये नहीं हो सकता कि एक कानून के तहत तो औरत को ये, महिला को ये अधिकार रहे, दूसरे धर्म से ताल्लुक उसका अगर है तो उसको अधिकार से वंचित है। क्यों? भारतीय महिला है, किसी भी धर्म को मानने वाली हो, उसके अधिकार तो बराबर होने चाहिए। उसके अधिकार क्यों बराबर नहीं है? अब मैं एक और बात कहता हूं, मानिए मुसलमानों में लड़के को, ब्राइड ग्रूम को मेहर देना जरूरी है। मेहर एक अमाउंट है, जैसे जहेज है तो ये रिवर्स जहेज इसे मानिए, वेयर द बॉय पेज अमाउंट टू द गर्ल and he must pay. You know, the requirement of the religion is that this amount should be paid before consummation of marriage, before he touches her, this amount should be paid. अब मुसलमान लड़के के दिमाग में ये बात है बैठी हुई कि ये पेमेंट करने से पहले उसको छूना जो है वो सिन है, गुनाह है, पाप। तो पहला काम क्या करता है शादी होने के बाद? जब उसकी पहली मीटिंग होती है उसकी वाइफ से, तो कहता है मेहर माफ कर दो। चूंकि ये तो वो जानता है कि मेहर देना तो जरूरी है रिलीजन में, तो अब उसे देने की नीयत नहीं है। चूंकि हमारा तो लड़की से तो लेना है, देना कहां है लड़की को? लड़की के घर वालों से लेना है हमें, तो दें कैसे? तो पहला काम, अब उसे यह भी मालूम है कि यह पाप होगा अगर मैं इसे छूंगा, तो देने की कोई नीयत नहीं है।
तो अब उससे क्या कह रहा है, अंदर घुसते ही कमरे में कह रहा है कि बीवी मेहर माफ कर दो। वो बेचारी भी आई है रहने के लिए साथ में, दो कहती है चलो माफ किया। और जब झगड़ा होता है दोनों में तो सबसे पहले मेहर का सवाल उठता है। आप ध्यान करिए, मेहर अलग, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन मेहर एंड डिवोर्स। द रिलेशनशिप ऑफ मेहर इज विद मैरिज, and the concept is that she is being disoriented, she is leaving her place, therefore something must be done to assuage her feelings. She should have there should be something to make her feel happy, make her feel confident. इसका पूरा हमने उसका अर्थ ही बदल दिया पूरा का पूरा। साहब ये रिलीजन को हम फॉलो कर रहे हैं। अरे आप अगर रिलीजन के नाम पे लॉ चाह रहे हैं तो रिलीजन को फॉलो तो करो मेरे भाई।